हेलो बीकॉम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की प्राथमिक विशेषता क्या है? रिस्क एवर्जन, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, रेसिस्टेंट टू चेंज, प्रेफरेंस फॉर रूटीन टास्क। जो इनोवेटिव होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि वह न्यू आइडिया, टेक्निक्स को और नए नए तरीकों को, मेथड्स को उपयोग करके एक नया बिजनेस को या फिर कोई न्यू सॉल्यूशन को डेवलप करता है। वह तो वो पुरानी पत्तियों को नहीं अपनाता है बल्कि उसमें सुधार करता है, कुछ नया करता है ना। जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप है ना, तो क्या है, इनोवेशन है। ऐसे ही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। निम्न में से कौन सा है जो एंटरप्रेन्योरशिप को सबसे सही डिफाइन करता है? बिजनेस मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर सोशल सर्विस। तो जो इनमें से बेस्ट है वो है आपका रिस्क टेकिंग एक्टिविटी, जोखिम लेने की गतिविधि। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ऐसा बिजनेस शुरू करना जिसमें लाभ होने की संभावना भी हो और हानि का भी खतरा हो। तो श्योर नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है वहां पे, तो दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी रहती है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी पूंजी को लगाता है, कैपिटल को लगाता है, बिजनेस को डेवलप करता है, प्रोडक्ट को डेवलप करता है, और जो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, उसको फेस करता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्क टेकिंग एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की क्या आवश्यकता है? जनरेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग कंपटीशन, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर लिमिटिंग इनोवेशन। तो अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की क्या आवश्यकता है? बेरोजगारी पैदा करना, प्रतिस्पर्धा कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या फिर नव परिवर्तन को सीमित करना। तो क्या हो सकता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना राइट आंसर होगा हमारा। एंटरप्रेन्योरशिप से नए उद्योग, रोजगार हो गया, उत्पादन हो गया और आय में डेवलपमेंट, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। और जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर देश की जो जीडीपी है ना, एम्प्लॉयमेंट है और बिजनेस है वो बढ़ता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है ग्रोथ में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कौन सा कार्य आमतौर पर उद्यमिता से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा काम है जो उद्यमिता से जुड़ा हुआ नहीं है? प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ऑर्डर फॉलो करना है ये एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी आपका ये है। एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो खुद से निर्णय लेता है ना, खुद का बिजनेस सेटअप करता है वो किसी और के फॉलो नहीं करता है, किसी और का ऑर्डर फॉलो नहीं करता है वो, है ना? अपनी खुद की योजना बनाता है, वो रिस्क लेता है और दूसरों को डायरेक्शन देता है। तो जो पालन करेगा वो कौन होगा? कर्मचारी होगा, बट की एंटरप्रेन्योरशिप वो नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, पालन करने वाला कर्मचारी होता है। तो ये आंसर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है हमारा, अभिनव उद्यमियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका राइट आंसर है आपका जोसेफ सुपेंटर। ऑप्शन ए राइट है। इन्होंने इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर थ्योरी दी है। तो इनकी थ्योरी के अनुसार एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो नए उत्पाद को, नई टेक्निक को, नए मार्केट को और नए प्रोडक्ट को लाता है ना, कुछ इनोवेशन करता है, वो इनोवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सिद्धांत बताता है कि उद्यमिता एक जन्मजात गुण है? किसने का कौन सा गुण है, कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि ये बाई बर्थ होता है, उद्यमिता बाई बर्थ होती है? थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ अनसर्टेन बियरिंग, थ्योरी ऑफ इनोवेशन या फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। क्लियर है? ये दी है डेविड मैकलैंड ने दी है ये थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज डिफरेंस ए ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ए मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। तो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर और मॉडर्न एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, रिस्क टेकिंग, फैमिली बैकग्राउंड या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
तो ट्रेडिशनल में और मॉडर्न में सिर्फ यही अंतर है, जो ट्रेडिशनल वाला होता है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है ना। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। टेक्निक्स जैसे कि एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, इन सभी को वो अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रूशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। एक उद्यमी के लिए अवसरों की पहचान करने के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? एवर्जन टू चेंज, फिक्स्ड माइंडसेट, एबिलिटी टू अडेप्ट, या फिर फियर ऑफ फेलियर। तो राइट आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू अडेप्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सफल एंटरप्रेन्योर चेंजिंग मार्केट में नई टेक्निक्स को और ग्राहकों की जो पसंद होती है वो चेंज होती रहती है, उसके अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेता है, डालता रहता है वो, है ना। अगर कोई बिजनेस है, कोई एंटरप्रेन्योर है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा तो फिर वो बिजनेस फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू एबिलिटी टू गैदर रिसोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर। कौन सी अवधारणा संसाधनों को इकट्ठा करने और उन्हें लाभदायक उद्यमों में बदलने की क्षमता को संदर्भित करती है? बिजनेस एथिक्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस है, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो राइट आंसर इसका होगा बिजनेस एथिक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, बल्कि वो ईमानदारी, विश्वास और एथिक्स को भी फॉलो करता है, जिससे कि ग्राहकों में और सोसाइटी में उसका विश्वास बनता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग पर्सनल वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग सोसाइटल इम्पैक्ट, परसुइंग पर्सनल इंटरेस्ट ओनली, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ। खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी मूल्य बनाना। तो सिर्फ इसका मोटिवेशन, जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है ओनली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू? तो उद्यमी शब्द का क्या तात्पर्य है? पर्सन हु वर्क फॉर ए कॉर्पोरेशन, एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट एंड मैनेज ए बिजनेस, समवन हु इन्वेस्ट इन द स्टॉक, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करता है और उसको ऑपरेट करता है ना। उसका बिजनेस बनाता है, प्लानिंग करता है, वो कैपिटल लगाता है, रिस्क लेता है और उसको ऑपरेट करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? रिस्क टेकिंग, प्रोस्पेरिटी, डिजायर फॉर स्टेबिलिटी एंड रूटीन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रोएक्टिव एटीट्यूड। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डिजायर फॉर स्टेबिलिटी एंड रूटीन, स्थिरता और दिनचर्या की इच्छा। ये जिसका होगा वो क्या करेगा? जॉब करेगा, वो 9 to 5 वाली जॉब करेगा, जिसको भी स्थिरता चाहिए होगी और दिनचर्या डेली सेम काम करना होगा जिसको, है ना। बट जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हर रोज नया काम करना चाहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस चाहता है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक सफल उद्यमी के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? कौन सा गुण आवश्यक होना चाहिए? बदलाव से गड़ा नहीं होगी, निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होगा, दृढ़ता और लचीलापन, नए कौशल सीखने में प्रतिरोध। क्या होगा आंसर? देखो, अगर नए कौशल सीखने में वो प्रतिरोध नहीं करेगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा, है ना, तो ये भी आंसर हमारा चला जाएगा। फिर बचेगा हमारा ऑप्शन सी ओनली, दृढ़ता और लचीलापन। तो जो हार नहीं मानता है, लगातार कोशिश करता रहता है, और जो भी लॉस असफलता मिलती है उसको, फेलियर मिलते हैं उनसे वो सीखता है, इसे ही परसेवरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी या रेजिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फॉलोइंग द सेम स्ट्रेटजी एज कंपटीटर, नो, ऑप्शन ए नहीं होगा। अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ रिस्क, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, है ना। एंड सी है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएटिंग वैल्यू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस प्रकार का उद्यमी सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव डालने के उद्देश्य से व्यवसाय शुरू करता है? तो जीवन लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर होगा, सीरियल एंटरप्रेन्योर सोशल होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, है ना। सोशल जो एंटरप्रेन्योर होगा वो सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव डालने के लिए
उद्देश्य से वो काम करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच रोल इज टाइपिकली एसोसिएटेड विथ ए मैनेजर रेदर देन एन एंटरप्रेन्योर। तो इनमें से कौन सा रोल है जो एसोसिएट करता है मैनेजर के रोल से बजाय एंटरप्रेन्योर के रोल से, है ना। तो कौन सा है, रिस्क टेकर, डिसीजन मेकर, एम्प्लॉय मोटिवेटर या फिर मार्केट इनोवेटर। तो राइट आंसर इसका है एम्प्लॉय मोटिवेटर। एम्प्लॉय मोटिवेटर क्या होता है, ये मैनेजमेंट का ज्यादा बड़ा होता है ना, मैनेजर की एक विशेष भूमिका मानी जाती है। और एंटरप्रेन्योर का जो मेन काम है वो है रिस्क टेकर, है ना, नया बिजनेस शुरू करना। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू। एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, ए वर्क प्लेस विथ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, एन इकोसिस्टम दैट फोस्टर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, ए सेटिंग वेयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर डिस्करेज। तो डिस्करेज आ गया, ये भी नहीं होगा, और मार्केट आर हाई बैरियर होगा एंट्री का, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा वातावरण जहाँ रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, नए नए विचारों को, रिसर्च को, इनोवेशन को और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समर्थन मिलता है, जहाँ पे उसको बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, which factor is not typically considered part of the internal entrepreneurial environment। इनमें से कौन सा है जो उद्यमशीलता माहौल का हिस्सा नहीं माना जाता है, एक्सेस टू कैपिटल, गवर्नमेंट रेगुलेशन, लैक ऑफ कंपटीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। राइट आंसर इसका ये होगा कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो इसके फैक्टर नहीं है, हिस्सा नहीं होते हैं ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यवसाय के व्हाट डज ईडीपी स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान होगा, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो ईडीपी एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनको जरूरत के अनुसार ज्ञान दिया जाता है, उनको स्किल दी जाती है और मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ईडीपी प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटिंग कोऑपरेशन, reducing competition, fostering entrepreneurs among individual, providing subsidy to existing business। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द मेन नीड एड्रेस्ड बाय एन ईडीपी। ईडीपी द्वारा जो मुख्य आवश्यकता क्या है, क्रिएटिंग मोर ब्यूरोक्रेसी, रिड्यूसिंग इनोवेशन इन द मार्केट, फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल स्टेप इन एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईडीपी में कौन सा स्टेप नहीं है, आइडिया जनरेशन एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन होगा, डेवलपिंग ए डिटेल्ड बिजनेस प्लान ये भी होगा, है ना, डिस्करेजिंग रिस्क टेकिंग बिहेवियर। तो डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट फिर देखेंगे हम, व्हाट इज जनरल आउटलाइन ऑफ एन ईडीपी। ईडीपी की समान रूपरेखा क्या है, टारगेटिंग ओनली स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ओनली, इग्नोरिंग मार्केट रिसर्च। तो क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर है फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, ऑप्शन बी राइट है। ईडीपी में बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप के इन जैसे विषयों को एक सीक्वेंस में सिखाते हैं, सीरियल में सिखाते हैं। What is one of the key achievements of an entrepreneurship development program? तो क्या अचीवमेंट है इसकी, स्टिपिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। दबाना लिखा है ना, स्टिपिंग दबाना नहीं होगा, सरकारी सहायता पर बढ़ती निर्भरता भी नहीं होगा, है ना, डर का माहौल भी पैदा करना नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सफल उद्यमियों का एक समूह बनाना। नेक्स्ट है हमारा, which of the following entities often provide government assistance and incentive for EDP। तो कौन है जो गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इंसेंटिव प्रोवाइड करता है ईडीपी के लिए, एनजीओ होगा या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशन होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी होगा। तो गवर्नमेंट एजेंसी होती है,
गवर्नमेंट एजेंसी होंगी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो जैसे कि सिडबी हो गया, है ना, और खादी विलेज कमीशन करके है एक, तो ये सारे हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, ये सब प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उद्यमियों को, उनको लोन वगैरह भी देते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, what form can government assistance take in an EDP? EDP में सरकारी सहायता किस रूप में हो सकती है? किस रूप में हो सकती है? मौद्रिक सब्सिडी और अनुदान के रूप में हो सकती है। ऑप्शन बी हो जाएगा मॉनेटरी सब्सिडी एंड ग्रांट्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज वन इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इन ईडीपी? हाई टैक्स ऑन एंटरप्रेन्योरल इनकम, रिड्यूस एक्सेस टू फंडिंग, इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, या फिर टैक्स ब्रेक फॉर न्यू बिजनेस। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। गवर्नमेंट जब इंसेंटिव इनकरेज करना चाहेगी तो फिर वो टैक्स को कम कर देगी या टैक्स को हटा देगी, राइट, छूट दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाउ डू गवर्नमेंट टिपिकली बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन ईडीपी? कैसे लाभान्वित होती हैं ईडीपी में निवेश सरकारें? आर्थिक विकास में बाधा डालकर, बेरोजगारी दर में वृद्धि करके, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, सरकारी सहायता पर निर्भरता को बढ़ाकर। तो क्या होगा? नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी में विचार, निर्माण और अवसर की पहचान का क्या महत्व है? यह प्रतिभागियों को व्यवसाय शुरू करने की प्रोत्साहित करता है, वे एक व्यवसाय योजना विकसित करने की नींव बनाता है, पूरी तरह से सैद्धांतिक उदाहरणों से पर केंद्रित है, प्रतिभागियों की रचनात्मकता को सीमित करता है। तो यह राइट आंसर होगा, यह बिजनेस प्लान बनाने का आधार है ना, योजना को विकसित करने का। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ईडीपी में मेंटरशिप की क्या भूमिका होती है? ईडीपी में मेंटरशिप की क्या भूमिका होती है? इससे उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, यह प्रतिभागियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है ना। तो ऑप्शन आपका बी होगा। मेंटरशिप मिलेगी तो गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा, राइट, गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है मेंटरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईडीपी का कौन सा पहलू उद्यमिता से जुड़े जोखिमों को कम करने में हेल्प करता है? प्रतिभागियों को योजना बनाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन के बिना वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करना, जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर बाजार को नियंत्रण करना। क्या होगा हमारा राइट आंसर? जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन सी होगा। हाउ डज एन ईडीपी कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन? ईडीपी जॉब क्रिएशन में कैसे हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है? बाय प्रमोटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। बाय फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यही आंसर इसका राइट है। फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को रोजगार शुरू करने की योजना देता है ये, है ना, प्रेरित करता है कि आप खुद का बिजनेस शुरू करें, जिससे कि दूसरे को भी रोजगार दे सकें आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट डिफरेंस एन ईडीपी फ्रॉम ए ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोग्राम? ईडीपी में और ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोग्राम में क्या अंतर है? Solely on theoretical concept, emphasize on memorization, practical orientation toward entrepreneurship। तो ऑप्शन सी आपका राइट है ना। एक ये सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, ये ट्रेनिंग देता है प्रैक्टिकली कि कैसे बिजनेस बनाना है, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, ये सब चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। विच फेज ऑफ एन ईडीपी इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग ए डिटेल्ड बिजनेस प्लान? कौन सा क्षेत्र है, कौन सा चरण है जिसमें ईडीपी के बारे में डिटेल प्लान बनाने की बात की गई है? आइडिया जनरेशन, एवोल्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इम्प्लीमेंटेशन, या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है एवोल्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिजनेस प्लान बनाने से पहले एंटरप्रेन्योर जांचता है कि कौन सा जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे बेनिफिशियल है और वो सबसे प्रैक्टिकल है, इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसके बाद ही बिजनेस का प्लान तैयार किया जाता है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एन ईडीपी? ईडीपी का अंतिम लक्ष्य क्या है? डिस्करेजिंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, फोस्टिंग ए कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी, क्रिएटिंग सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल बिजनेस। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना ही ईडीपी का मेन गोल है। हाउ कैन गवर्नमेंट इनकरेज
पार्टिसिपेशन इन ईडीपी। ईडीपी में पार्टिसिपेशन कैसे गवर्नमेंट इनकरेज कर सकती है, तो इनकरेज करने की बात हो रही है, तो होगा बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं होगा। ऑप्शन कुछ अलग ही दिए हैं। सरकारें ईडीपी में भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं? उद्यमियों पर भारी टैक्स लगाकर, नौकरशाही बाधाओं को कम करके, सूचना तक सीमित पहुंच प्रदान करके, नवप्रथमों को हतोत्साहित करके। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर इसका होगा बाय रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, बाकी तो ऑप्शन अजीब से दिए हैं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकेंड गाइस, what resources typically provided during an EDP to support business development? कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है ईडीपी में बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए? एक्सेस टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पॉइंट टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। एक्सेस टू मेंटोर, ये भी नहीं होगा। फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, है ना, फंडिंग दी जाएगी, कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता दी जाएगी, जैसे सब्सिडी हो गया, लोन हो गया, ग्रांट्स हो गए, इन्वेस्टर के बारे में जानकारी देना हो गया, इससे कि वो अपना बिजनेस को शुरू कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द पर्पज ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? कौन सा इनमें से बेस्ट समराइज करता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को? तो टू डिस्करेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, टू क्रिएट ए सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर, टू लिमिट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फंडिंग, टू प्रमोट डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट एड। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा टू क्रिएट सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर, सॉरी। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? प्राइमरी फोकस क्या होता है वुमेन महिला उद्यमिता का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल इम्पैक्ट, मार्केट डोमिनेंस, पर्सनल फुलफिलमेंट। तो सोशल इम्पैक्ट होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाएं जो होती हैं वो कई बार ऐसे बिजनेस को शुरू करती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिस्क अवर्जन, हायरार्किकल लीडरशिप स्टाइल, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस सेक्टर्स। तो क्या है राइट आंसर इसका? लिमिटेड एक्सेस रहता है ना, जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों की तुलना में कम रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर? कौन सी प्रॉब्लम कॉमन है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर द्वारा फेस की जाती है? ओवर प्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग रोल, इक्वल एक्सेस टू फंडिंग इन फाइनेंस, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, लो एजुकेशनल अटेनमेंट। तो क्या होगा? इक्वल एक्सेस टू फंडिंग एंड फाइनेंस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। कॉमन प्रॉब्लम है, उनको आसानी से लोन वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो फीमेल पे कम भरोसा करते हैं। व्हाट इज वन स्टेप टेकन टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? कौन सा स्टेप है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा? प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट फॉर वुमेन ओन्ड बिजनेस, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये नहीं होगा। लिमिटिंग एक्सेस टू नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं होगा। डिक्रीजिंग एक्सेस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा इसका, है ना, ऑप्शन ए होगा राइट। अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना है तो उनको टैक्स बेनिफिट हो गया, सब्सिडीज हो गया, और उनके लिए स्पेशल इनकम स्कीम को लाना हो गया, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर? कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? जोखिम से बचने की, लचीलेपन का अभाव। सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन डी इसका राइट है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना चाहिए, है ना, क्रिएटिविटी होना चाहिए और इनोवेट होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है? अल्पकालिक लक्ष्यों की प्राथमिकता, परिवर्तन का प्रबल प्रतिरोध, सहयोगात्मक नेतृत्व शैली, या फिर सीमित अनुकूलन क्षमता। तो राइट आंसर होगा इसका सहयोगात्मक नेतृत्व शैली, कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो महिला एंटरप्रेन्योर पहला क्या होगा? टीम वर्क और सहयोग और कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो लीडरशिप की बजाय कोलैबोरेटिव लीडरशिप को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज सिग्निफिकेंट बैरियर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर? महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा क्या है?
सांस्कृतिक एंड सोशल नॉर्म्स होती हैं, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल आपको दिख रहा होगा, कल्चरल और सोशल नॉर्म रहते हैं लेडीजों के लिए, है ना। व्हाट इज वन क्वालिटी कॉमनली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? तो कह रही है कि कौन सी सक्सेसफुल क्वालिटी है? पहल करने की इच्छा, बाहरी समर्थन पर अतिथ्यता, निर्भर, दृढ़ता और लचीलापन। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका, दृढ़ता और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का? लिमिटेड इनोवेशन, क्रिएटिव नहीं होगा, प्रेफरेंस और हायरार्किकल नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग ये भी नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान। बाजार तक पहुंचने में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली आम समस्या क्या है? क्या समस्या होगी? प्रतिस्पर्धा का अभाव नहीं होगा, सीमित नेटवर्क अवसर, उद्योग संघों में अधिक प्रतिनिधित्व, या फिर अनुकूलन बाजार स्थितियां। तो राइट आंसर इसका है लिमिटेड नेटवर्क अपॉर्चुनिटी होगी इसकी, सीमित नेटवर्किंग असर होगा, अवसर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम क्या है? माइक्रो फाइनेंस योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना होगा राइट आंसर इसका, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स, उन्हें छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं होती हैं, है ना, जैसे बंधन बैंक हो गया, समूह बोलते हैं इसको, स्वयं सहायता समूह हो गया, है ना, तो ये सब। नेक्स्ट है आपका, चुनौतियों से पार करने के लिए महिला उद्यमियों के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, सबसे आवश्यक है। महिला उद्यमिता की एक विशेषता क्या है? अलगाव और एकांत को प्राथमिकता, सहयोग का विरोध, विविध नेतृत्व शैलियां, मल्टीटास्किंग से घृणा। तो क्या विशेषता की बात हो रही ना, तो विशेषता तो सी वाला ऑप्शन होगा, डाइवर्स लीडरशिप स्टाइल। बाकी विशेषता नहीं तारा है ना, बाकी जो ऑप्शन है वो विशेषता नहीं तारे हैं। महिला उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मुख्य रूप से पुरुष प्रधान उद्योग नहीं होगा, निर्णय देने वाली भूमिकाओं में अत्यधिक प्रतिनिधित्व, नेटवर्किंग के अवसर तक सीमित पहुंच, संसाधनों और फंडिंग तक समान पहुंच। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संसाधनों और वित्त तक समान पहुंच, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उद्यमता में लैंगिक भेदभाव की समस्या के समाधान के लिए उठाया गया कदम क्या है? पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करना, लिंग नीतियों को लागू करना, महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं से बाहर करना, या फिर महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच सीमित करना। तो होगा ऑप्शन बी राइट, जो भी ऑप्शन बी इसका होगा राइट। इम्प्लीमेंटिंग जेंडर ब्लाइंड पॉलिसीज मीन्स की दोनों, जो महिला या पुरुष दोनों को इक्वल अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वल, जो भेदभाव होता है फीमेल के साथ में वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए क्वालिटी दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? कौन सी क्वालिटी है? डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल। तो राइट आंसर इसका है स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी राइट है ना। महिला उद्यमिता की सामान्य विशेषता क्या है? पुरुष प्रधान उद्योगों की प्राथमिकता, सामुदायिक विकास में सीमित भागीदारी, सहयोगी साझेदारी पर जोर, परामर्श के अवसरों पर बचना। तो जो विशेषता की बात हो रही है, सामान्य विशेषता की बात हो रही है, तो सहयोगी साझेदारी पर जोर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो महिलाओं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया एक कदम क्या है? महिलाओं को स्टेम शिक्षा से बाहर रखना, परामर्श कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना, हतोत्साहित करना, या फिर सीमित करना। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, है ना, सहायता करने की बात हो रही है, बढ़ावा देने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह कौन सा गुण है जो महिला उद्यमियों को अलग करता है? महत्वाकांक्षा का अभाव, उल्लास सत्यापन की निर्भरता, एक साथ कई काम करने और प्राथमिकता तय करने की क्षमता, और अलगाव की प्राथमिकता। तो राइट आंसर इसका है मल्टीटास्किंग एबिलिटी होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, है ना।
जैसे कि फीमेल्स को घर भी संभालना है और बिजनेस भी संभालना है, तो उनमें मल्टीटास्किंग की एबिलिटी होती है ना? किसी उद्यम के प्रचार में पहला कदम क्या है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट, प्रोडक्ट सिलेक्शन। राइट आंसर होगा आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Which of the following is not a step in project formulation? Assessing feasibility, resource allocation, risk analysis या फिर identifying stakeholder। तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका, आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर। नेक्स्ट, which tool if commonly used for project appraisal? SWOT एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस या फिर गैप एनालिसिस। तो मूल्यांकन के लिए जो टूल यूज किया जाता है वो है आपका SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट का एनालिसिस किया जाता है ना, जिससे कि प्रोजेक्ट की जो सफलता है और या फिर जो रिस्क रहने वाले हैं उनका पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, टू एलोकेट रिसोर्स, टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड फाइंडिंग, टू असेस प्रोजेक्ट रिस्क। ऑप्शन सी राइट है, टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट डिटेल एंड फाइंडिंग्स। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होता है? लागत, लाभ, है ना, उसका उद्देश्य क्या था, रिस्क कितना है, मार्केट और फाइनेंस की प्रॉपर जानकारी मिल जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्निक इज नॉट टिपिकली यूज फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन? प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी टेक्निक अपनाई नहीं जाती है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, स्वॉट हो गया, या फिर मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन नहीं होगी, है ना, नोट की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी ऑप्शन आपके होते हैं सिलेक्शन के लिए, बट ए वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रेजिंग फंड्स इन वेंचर? उद्यम में धन जुटाने का प्राथमिक कारण क्या है? टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, टू पे टैक्सेस, टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो राइट आंसर क्या होगा? टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। फंड जुटाने का उद्देश्य क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसको अडॉप्ट करना हो गया, और भी ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो गया, उनको डेवलप करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फंडिंग के किस स्रोत से उद्यम में स्वामित्व की शेयर बेचना शामिल है? कर्ज का वित्त पोषण, इक्विटी वित्त पोषण, क्राउड फंडिंग या देवदूत निवेश। तो विच सोर्स ऑफ फंडिंग इन्वॉल्व सेलिंग शेयर ऑफ ओनरशिप इन द वेंचर? ये होगा आपका इक्विटी फाइनेंसिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ओनरशिप का कुछ भाग बेच करके पैसा उठाते हैं जो बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसी को बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, है ना। और जो इन्वेस्टर होता है वो उसका साझेदार बन जाता है बिजनेस में। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ फंडिंग टिपिकली रिक्वायर रिपेमेंट विथ इंटरेस्ट? इनमें से कौन सा जो फंडिंग है वो क्या करती है? रिपेमेंट रिक्वायर करती है विद इंटरेस्ट के साथ में। ग्रांट होगा, लोन होगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर वेंचर कैपिटल। तो अगर आप लोन लेते हो तो फिर आपको ब्याज के साथ में पे करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो ये डेब्ट फाइनेंसिंग का होता है रूप, है ना, डेब्ट फाइनेंसिंग का रूप होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बूट स्ट्रैपिंग इन फंडिंग? बूट स्ट्रैपिंग की अवधारणा क्या है? रेजिंग फंड थ्रू सेलिंग शेयर्स, यूजिंग पर्सनल सेविंग एंड रेवेन्यू टू फाइनेंस द वेंचर, क्राउड फंडिंग या फिर सीकिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो राइट आंसर इसका क्या है? यूजिंग पर्सनल सेविंग एंड रेवेन्यू टू फाइनेंस द वेंचर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अपना जो बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल सेविंग को, फैमिली सपोर्ट को या फिर बिजनेस की इनकम से ही बिजनेस को चलाता है, उसको भारी निवेश नहीं लेता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सेकंड गाइस, आगे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which funding source typically provide mentorship in expertise along with capital? कौन सा फंडिंग सोर्स आमतौर पर पूंजी के साथ साथ सलाह और विशेषज्ञता भी प्रदान करता है? बैंक के ऋण, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलाइज या फिर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये है एंजल निवेशक। ऑप्शन बी राइट है। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं और साथ में अपने
एक्सपीरियंस भी देते हैं और मेंटरशिप भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओहो बार बार पीछे चले जा रहे हैं। व्हाट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग? डेब्ट फाइनेंसिंग की कॉमन कैरेक्टर्स क्या है? स्वामित्व कमजोर होना, चुकाने की कोई बाध्यता नहीं, निश्चित ब्याज भुगतान नहीं, उसको सलाह साझा करना। ऑप्शन सी राइट होगा। ब्याज देना पड़ता है डेट फाइनेंसिंग में, जैसे लोन हो गया आपको, है ना। अब बिजनेस को फायदा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लोन देना पड़ेगा। किस फंडिंग सोर्स में बड़ी संख्या में लोगों से छोटी मात्रा में धन लुटाना शामिल है? तो क्राउड फंडिंग होती है, क्राउड फंडिंग में छोटी मात्रा में कम रुपए लिए जाते हैं बहुत सारे लोगों से, क्राउड फंडिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों से छोटी छोटी राशि को, छोटी छोटी अमाउंट को इकट्ठा करते हैं। तो ये सब करते हैं आजकल इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग? रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, लॉस ऑफ ओनरशिप कंट्रोल, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट या फिर लिमिटेड फंडिंग ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा इसका लॉस ऑफ ओनरशिप कंट्रोल, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम, which funding source is typically associated with high risk high return investment? तो कौन सा फंडिंग सोर्स है जहां पर आमतौर पर हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न वाले निवेश से जुड़ा होता है? ग्रांट, बैंक लोन, वेंचर कैपिटल या फिर एंजल इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है हमारा, वन सेकेंड, वेंचर कैपिटल राइट आंसर है इसका हमारा, है ना, वेंचर कैपिटल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which funding source does not require repayment or giving up ownership? कौन सा फंडिंग सोर्स है जहां पे ना तो ओनरशिप देनी है ना फिर दोबारा भुगतान करना है? तो वो होता है ग्रांट्स, अनुदान में होता है, ये गवर्नमेंट देती है ज्यादातर अनुदान। तो जो ग्रांट्स होती है उसको वापस नहीं करना पड़ता है, ना ही ब्याज देना होता है उस पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट इज प्राइमरी रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट अप्रेजल? प्रोजेक्ट अप्रेजल का प्राइमरी रोल क्या है? आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, allocating resources, assessing the feasibility and viability of a project, या फिर कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट फाइंडिंग्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, असेसिंग द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ये देखना होता है कि प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं होगा, है ना। इसमें कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मार्केट में डिमांड हो गया, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है जो, और उसके रिस्क वगैरह हैं उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन टेक्निक? उत्पाद चयन तकनीकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, टू असेस प्रोजेक्ट रिस्क, टू डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट और सर्विस टू ऑफर, टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट डिटेल एंड फंडिंग। क्या द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन टेक्निक? आप प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, उसका क्या उद्देश्य है? तो ये चेक करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल है और सर्विस टू ऑफर, कौन सा सर्विस देने वाला है बढ़िया, है ना। मीन्स की आप बिजनेस जो शुरू कर रहे हो उसमें कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिससे कि प्रॉफिट भी ज्यादा हो और सर्विस भी सही हो। और सर्विस देनी है या फिर प्रॉफिट, प्रोडक्ट बेचना है आपको या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो भी चेक करना हो गया। डिमांड, कॉस्ट हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सबकी इनमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सोर्स ऑफ फंडिंग टिपिकली इन्वॉल्व सेलिंग ए पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन द वेंचर? वेंचर में एक पोर्शन सेल किया जाता है ओनरशिप का, तो वो होती है आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी में किया जाता है, ये कुछ हिस्सा बेच देते हैं और उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसी को इक्विटी फाइनेंसिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्राइमरी पर्पज क्या है? टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, टू एलोकेट रिसोर्सेज, टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट डिटेल एंड फाइंडिंग, टू असेस प्रोजेक्ट रिस्क। तो राइट आंसर है इसका टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट डिटेल एंड फाइंडिंग्स, ऑप्शन सी राइट है इसका। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ होता है गड़बड़ पूरा, कि उसकी लागत क्या है, प्रोजेक्ट की लाभ कितना है, मार्केट रिस्क क्या है ना, फ्यूचर प्लान क्या होगा, ये सभी इसमें रहता है। और ये रिपोर्ट बैंक में इन्वेस्टर्स के सामने या फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, दिखाई जाती है ना। Which funding source involve raising capital from individual or institution in exchange for debt or equity? किस फंडिंग सोर्स में ऋण और इक्विटी के बदले
व्यक्तियों या संस्थानों में पूंजी जुटाना शामिल है। व्यक्तियों संस्थानों से पूंजी जुटाना शामिल हो रही है यहाँ पे। एंजल में होगा, क्राउड में होगा, वेंचर में होगा, या फिर बैंक लोन में हो गया। तो ये हो गया आपका बैंक में, बैंक लोन में हो गया ये। बैंक लोन होगा, बैंक के ऋण, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। किसी बैंक से या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से लोन लेता है ना, तो इसे बैंक लोन कहते हैं। और इसको एक टाइम पे वापस भी करना होता है, और विद इंटरेस्ट के साथ में वापस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग ए स्मॉल बिजनेस? कोई छोटा बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सिक्योरिंग फाइनेंस, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हायरिंग एम्प्लॉय, या फिर सेटिंग अप ए लीगल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? व्यवसायिक अवसर की पहचान करोगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि बाजार में कौन सी चीज की जरूरत है और उसे कैसा पूरा किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, which legal structure is commonly chosen by small businesses due to its simplicity and flexibility? मीन्स कि कौन सा टाइप है बिजनेस का जो नॉर्मली बिजनेस है चूज करते हैं छोटे वाले बिजनेस, क्योंकि वो आसान होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो सबसे आसान और सबसे फ्लेक्सिबल होता है आपका एकल व्यापार, है ना, एकल स्वामित्व बिजनेस होता है जो। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा। एक ही मालिक होता है, सारे डिसीजन वही लेता है, सारा काम वही संभालता है, मेन काम, है ना। फिर है हमारा, व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन टर्म ऑफ देयर साइज? आकार के संदर्भ में छोटे व्यवसायों की भूमिका विशेषता क्या है? लार्ज वर्कफोर्स, एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नेशन वाइड रिप्रेजेंस। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन सी राइट है। जो स्मॉल बिजनेस होता है उसमें एम्प्लॉय कम होते हैं, लिमिटेड नंबर होते हैं। निम्न में से कौन से छोटे व्यवसायों का उद्देश्य नहीं है? मैक्सिमाइज, छोटे जो व्यवसाय है उनका उद्देश्य क्या नहीं होता है? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, है ना, यही नहीं होगा उद्देश्य उनका। ऑप्शन नहीं हो जाएगा राइट आंसर। अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसायों का प्राथमिक महत्व क्या है? अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसायों का प्राथमिक महत्व क्या होता है? आर्थिक विकास, नवाचार को प्रोत्साहित करना, रोजगार का स्रोत, विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को बेचकर राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, आर्थिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Which factor contribute to the ability to small business in responding to market changes? ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, लार्ज स्केल, लिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर एक्सटेंसिव मार्केट रिसोर्सेज। तो राइट आंसर है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑफन अलाउ टू पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस? हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, स्मॉल कस्टमर बेस, लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग, या फिर रिमोट लोकेशन। तो राइट आंसर इसका है लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। What is a common challenge faced by small business during the establishment phases? 85 क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर हमारा है एक्सेस टू कैपिटल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑफन फोस्टर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट? कौन सा होगा इसका आंसर? लोकल प्रेजेंस होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट रोल टू इन स्मॉल बिजनेस पे इन फॉस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप? तो नेक्स्ट क्या होगा आंसर हमारा? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू वेंचर। Which factor contribute to the adaptability of small business in changing market condition? मार्केट कंडीशन चेंज होने की बात हो रही है, क्या होगा आंसर? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ स्मॉल बिजनेस इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? क्विक रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड होगा, है ना, क्विक रिस्पॉन्स कर देते हैं ये लोग, छोटे वाले बिजनेस वाले। छोटे बिजनेस क्विक रिस्पॉन्स करते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, जो भी कस्टमर आते हैं। Which characteristic of small business often lead to strong sense of ownership among employee? क्या होगा? लार्ज स्केल, लड़कल होगा, लिमिटेड वर्कफोर्स, या फिर रिमोट लोकेशन। तो राइट आंसर इसका है हमारा लिमिटेड वर्कफोर्स, ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्मॉल बिजनेस रिगार्डिंग इनोवेशन? प्राइमरी फोकस क्या होता है? इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। व्हाट रोल टू स्मॉल बिजनेस प्ले इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ऑफरिंग नीश प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट हमारा, which factor contribute to the resilience of small business during economic downturn?
तो इसका राइट आंसर है हमारा डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट एंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज कॉमन चैलेंज फेस बाय स्मॉल बिजनेस इन एक्सेसिंग न्यू मार्केट? क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? सीमित ब्रांड पहचान होती है ना। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, सीमित ब्रांड पहचान। छोटे व्यवसाय को कौन सा पहलू अक्सर व्यक्तिगत उत्पादों और सेवाओं की ओर लेके जाता है? बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक, सीमित ग्राहक, मानकीकृत उछूल दृढ़। क्या होता है, सीमित ग्राहक होते हैं उनके, है ना, तो वो अपना सर्विस दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। डिजिटल युग में छोटे व्यवसायों के विकास को चलाने वाला प्राथमिक कारक क्या है? डिजिटल युग की बात हो रही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, छोटे व्यवसाय की कौन सी विशेषता अक्सर नवीनता और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देती है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो सकता है क्या, है ना, ऑप्शन सी होगा, सपाट संगठनात्मक पदानुक्रम। नेक्स्ट हम देखेंगे, छोटे व्यवसायों के वित्तपोषण में वित्तीय संस्थानों की प्राथमिकता भूमिका निम्न में से कौन सी है? कौन सी है भूमिका इनमें से? तो वो है आपकी फैसिलिटिंग, पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाना। किस प्रकार की वित्तीय संस्था आमतौर पर छोटे व्यवसायों को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करती है? तो वो होती है कमर्शियल बैंक। और लास्ट क्वेश्चन इसका, विनिर्माण उद्योगों में लगे व्यवसायों के लिए कौन सी बुनियादी सुविधा इंपॉर्टेंट है? कच्चे माल तक पहुंच होनी चाहिए, है ना, कच्चे माल तक पहुंच होगी तभी वो कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स बना पाएंगे। तो ये आपके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आंसर, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे और उनके आंसर को देखेंगे ड्रिल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।